प्रेरणा कथा। जीवन का मूल्य। सूरज धीरे धीरे नीचे आते हुए उस झोपड़पट्टी वाले इलाके को अपनी मंद होती लाल और सुनहरी रोशनी में डुबा रहा था। हवा एकदम शांत थी और झोपड़ियों का जीवन भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। शाम के चूल्हों से धुआं उठ रहा था और रोटियां सेकी जा रही थी। पुरुष अपने अपने काम से घरों को वापस आ रहे थे। अपने काम के कपड़ों में उनकी थकी हुई आकृतियां धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उनके पुराने और जीर्ण शीर्ण कपड़ों पर मिट्टी और कीचड़ के दाग स्पष्ट दिख रहे थे। स्टील की पतली पतली चादरों से बने हुए उन छोटे छोटे कमरों को ही वो लोग घर कहते थे। हालांकि उस स्थान पर वो झोपड़ियों से अधिक महत्व नहीं रखती थी। अपने अपने कमरों के बाहर औरतें डोरी पर सूख रहे कपड़े उतार रही थी। कुछ कपड़े तो अभी भी गीले ही थे, परंतु रात को तो उनको कमरे के अंदर ले जाना ही था। बच्चों के खेल रुकने लगे थे और भिखारी लोग भी सड़क के किनारे किनारे चलते हुए उस बरसात के दिन में कमाए हुए सिक्के गिन रहे थे। बरसात में तो उस इलाके में जीवन बिताना बहुत ही दूभर हो जाता था, लेकिन फिर भी 10 महीनों की भयंकर गर्मी के बाद बरसात एक बड़ी राहत होती थी। 10 वर्ष का सलाम भी उसी क्षेत्र में रहता था। उस शाम सड़क पर चलते चलते उसने अपनी कमीज को ऊपर उठाया और अपने खाली पेट को एक गुब्बारे की तरह फुलाया और फिर हवा बाहर छोड़ दी। वो एक दुबला पतला लड़का था। वो शहर की किसी भी फैक्ट्री में भी जाकर काम कर सकता था। उस झोपड़पट्टी इलाके से कुछ ही दूरी में बहुत सी फैक्ट्रियां थी। सलाम की मां खाना बनाकर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बेचा करती थी। सलाम खाने को स्टील के डिब्बों में भरकर उन फैक्ट्रियों में मजदूरों तक पहुंचाया करता था। यह उसका काम था। जब वो मजदूर खाना खा रहे होते थे, सलाम उनके पास ही बैठकर इंतजार करता था और जब वो खा चुकते थे तो उनसे पैसा लेता था और डब्बों को उठाकर खतरनाक सड़क के रास्ते से ही घर की तरफ वापस चल पड़ता था। वो अक्सर स्कूल से गायब रहकर कंचे खेला करता था। सलाम की मां रेशमा अपनी छोटी सी झोपड़ी में खाना पकाती थी और फिर खाने को डब्बों में बंद करती थी। हर दिन यही कार्यक्रम होता था। कभी कभी बरसात के कारण काम में बाधा आ जाती थी, परंतु खाना तो मजदूरों तक पहुंचाना ही होता था। सलाम जीवन में और भी कुछ करना और देखना चाहता था। वो उस नीरस जीवन से लगभग तंग आ गया था। उसको उत्तेजना चाहिए थी। जितना वो अपने जीवन के बारे में सोचता था, उतना ही वो निराश हो जाता था। वो उस इलाके के अन्य लड़कों के साथ खेलता था, परंतु बहुत बार झगड़े और मारपीट हो जाती थी, सिर्फ कुछ कंचों के कारण ही। बरसात के मौसम में तो वैसे भी बहुत कम स्कूल जाता था। सलाम जानता था कि अगर उसके पिता जीवित होते तो उसके जीवन में और भी बहुत कुछ करने को होता। उसके पिताजी एक वेल्डर थे और वो एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते थे। तब जीवन बहुत सुखी था और बहुत सी चीज़ें खाने पीने को मिला करती थी, पैसे भी मिलते थे। सलाम को याद आता है कि कैसे वो अपने अब्बा की टोपी पहनकर उनके कंधों पर बैठा करता था और ईद की नमाज पढ़ने जाता था, और कैसे उसके अब्बा उसको कागज़ की नाव बनाना सिखाते थे। उसके अब्बा उसके लिए कभी टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम और कभी चॉकलेटें लाया करते थे। वो उसको कहानियाँ भी सुनाया करते थे। फिर एक दिन मुख्य सड़क पर एक दुर्घटना हुई और उस दिन के बाद सलाम ने अपने अब्बा को कभी नहीं देखा। उसके बाद उसकी माँ एकदम शांत हो गई। कई बार कुछ शराबी लोग उनकी झोपड़ी के अंदर दाखिल होने के प्रयास करते थे, परंतु उसकी माँ अकेले ही उन सबको बाहर भगा देती थी। उसकी माँ जवान थी पर अकेली थी। बहुत से पुरुष उसकी माँ के पास आने का प्रयास करते थे, पर वह सबको भगा देती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने सब्जी काटने वाले चाकू से एक मर्द पर प्रहार भी कर दिया था। वो घायल आदमी फिर कभी उनके कमरे की तरफ नहीं आया था। सलाम को अपनी बहादुर माँ पर गर्व होने लगा था। अब तो उसकी माँ सलाम से भी बहुत ही कम बोलती है। वो ज़्यादातर समय खाना ही बना रही होती है या फिर सो रही होती है। अभी भी रातों को कुछ लोग उनकी झोपड़ी में घुसने का प्रयास करते हैं, परंतु उसकी माँ सबको भगा देती है। सलाम माँ के पकाए हुए खाने को हर दिन फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरों को बेचा करता है। वो हर रोज उसी सड़क पर चलता था जिस पर उसके अब्बा ने अपनी जान गुमाई थी।
बरसात के उस दिन अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए सलाम कल्पना कर रहा था कि कैसे उसके अब्बा शाम को थके हुए सड़क के रास्ते से घर लौट रहे थे। कैसे वो सड़क पार करने लगे थे कि तभी एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया था। कहते हैं कि ड्राइवर ने शायद पी रखी थी। उसके अब्बू का खून उस ट्रक के आगे के शीशे तक पहुंच गया था और पिता की लाश अपने ही खून में नहाई हुई सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। अब्बू तो चले गए थे और सलाम अब उनसे वेल्डिंग करना तो नहीं सीख सकता था। वो ये नहीं जानता था कि वो उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान कैसे ला सकता था। सलाम जानता था कि उसकी माँ उसके मुंह से मीठे मीठे सांत्वना भरे शब्द सुनना चाहती थी, परंतु वो कुछ कहती नहीं थी। अब्बू की मौत के बाद सलाम ने कभी भी अपनी अम्मी की गोदी में सर रखकर आंसू नहीं बहाए थे। उसको अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस होती थी। उस बरसात की शाम को अचानक उसके दिमाग में आया कि उसको भी कुछ करना चाहिए और अपनी अलग से पहचान बनानी चाहिए। उसको भी अपने अब्बू की तरह ही कुछ ना कुछ काम तो सीखना ही होगा। जब सलाम 14 बरस का हो गया, एक दिन वो भी घर वापस आते समय सड़क पार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके दाहिनी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज गति से उसकी तरफ आ रहा था। वो जानता था कि उसको सड़क नहीं पार करनी चाहिए और रुक जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर से किसी आवाज ने उसको कहा कि उसको प्रयास करना चाहिए। वो उस दृश्य को दोहराना चाहता था जिस दृश्य में उसके अब्बा को ट्रक ने उड़ाया था। उसने सड़क पर कुछ कदम बढ़ाए। ट्रक के हॉर्न की तेज आवाज उसके कानों में पहुंची। वो थोड़ा और आगे बढ़ गया और सड़क के बीचों बीच पहुंच गया, ठीक ट्रक के सामने, बस कुछ ही दूरी पर। सड़क के किनारे पर खड़े लोग चिल्ला चिल्ला कर उसको रुकने और पीछे वापस आने के लिए कह रहे थे, परंतु उसको ऐसे लगा जैसे वो उस दृश्य को अपने अब्बू की आंखों से देख रहा था। उसके दिमाग में वेल्डिंग करते हुए उसके अब्बू का चित्र भी आया। वो रुका नहीं और फिर आगे बढ़ने लगा। उसका दिमाग उसके अब्बू की यादों से भर गया था। अचानक ट्रक के टायरों की ची ची की आवाज आई और वो सहम गया, परंतु देर हो गई थी। गाड़ी के अगले भाग ने सलाम को हवा में उछाल दिया और ट्रक रुक गया था। सलाम धड़ाम से सड़क के बीचों बीच गिरा। उसके कंधे पर हल्का सा दर्द हुआ और सर चकराने लगा, परंतु वो बच गया और उठकर खड़ा हो गया। कोई चिल्लाया, चमत्कार हो गया, लड़का बच गया। एक और व्यक्ति ने सलाम से कहा, ओए तुम सड़क के बीचों बीच खड़े क्या सोच रहे थे? एक और ने कहा, अपने बाप की तरह ही मरना चाहते थे क्या तुम? सलाम ने उस आवाज को पहचान लिया। वो आवाज उसके अब्बू के सबसे पुराने मित्र की थी। सलाम ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन अचानक ही वो रोने लगा। वो एक 14 बरस का लड़का इस तरह लोगों से घिरा हुआ सड़क के किनारे खड़ा रो रहा था, लेकिन सलाम जानता था उसके आंसू न तो किसी दर्द के थे, न ही अब्बू की याद में, वो उसकी सफलता के आंसू थे। उसको महसूस हो गया था कि मौत तो जब आनी होती है तभी आती है। उसको जीवन के मूल्य का पता चल गया था। शाम को अपनी झोपड़ी में वापस आकर वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उसकी गोदी में सर रखकर माँ से बातें करने लगा। वो समझ चुका था कि जीवन में उसके पास जो कुछ भी था वो बहुत ही बहुमूल्य था। उसका जीवन, उसकी माँ, उसका खाना बेचने का काम, उसका छोटा सा एक कमरे का घर, सब कुछ तो बहुमूल्य था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अम्मी अब आपको ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं कल से ही किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करूंगा और कुछ काम सीखूंगा। मैं कमाऊंगा और आप मज़े से बैठकर खाना। अब बहुत हो गया। अम्मी मैं अब्बू से भी बड़ा वेल्डर बनूंगा और आपको यहाँ से दूर एक नए घर में ले जाऊंगा। अब मैं कल से सुबह स्कूल भी जाऊंगा और दिन को फैक्ट्री में काम करूंगा। आप देख लेना, मैं 2-3 वर्षों में ही सब कुछ खरीद लूंगा जो अब्बू हमारे लिए खरीदना चाहते थे। अम्मी आपका सलाम सब कुछ कर लेगा। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और इतने वर्षों के बाद उसने अपने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, जीवन का मूल्य हमें तभी मालूम चलता है जब हम किसी को खो देते हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अल्लाह तुमको बहुत कामयाब बनाएंगे। उस शाम अम्मी के सामने बैठकर खाना खाते हुए सलाम ने अचानक ही कहा, अम्मी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तभी तो सभी मजदूर आपका खाना इतने प्रेम से खाते हैं। आज मुझे ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सलाम ने खाना खाने के बाद अपनी अम्मी के हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
प्रेरणा कथा। बंधन की तैयारी। मोहिनी जवान हो गई और उसके विवाह के लिए उसकी मां उसको बहुत सी बातें समझाने लगी। एक दिन उसकी मां ने मोहिनी से कहा, बेटी, अपने पति का साथ निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। वो जैसा भी होगा वैसा ही वो पूरा जीवन रहा है। उसको बदलने की जगह तुमको उसके अनुसार बदलना होगा। मोहिनी सोचने लगी कि क्या उसका अपना कुछ भी नहीं था। वो अपने व्यवहार और अपनी आदतों को, जिनको वो सारे जीवन अपने चरित्र में संजो कर रखती आई थी, क्यों बदलने पर मजबूर की जाने वाली थी। वो सोचने लगी कि क्या उसका पति उसके साथ किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और उसकी कुछ बातों को स्वीकारेगा नहीं। वो सोचने लगी कि उसके पुरखे तो सभी युगों से ही पुरुष प्रधान समाज में रहते आए थे और वो अपनी स्त्रियों पर एक प्रकार से शासन ही किया करते थे। पुराने समय में एक स्त्री अपने पति की सभी जरूरतों को पूरा किया करती थी और कभी भी किसी बात का विरोध नहीं करती थी। पुराने समय में ये आशा की जाती थी कि स्त्री पुरुष के विरुद्ध नहीं जाएगी और उसको वही सब करना होगा जो उसका पति चाहता था। स्त्रियों को पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था, उसको सिर्फ घरेलू काम ही सिखाए जाते थे। धीरे धीरे माताओं के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया और कुछ माताएं अपनी बेटियों के लिए अपने जैसा जीवन नहीं चाहती थी। उन माताओं ने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया और उनको घर से बाहर के जीवन के लिए प्रेरित करना भी शुरू कर दिया। ऐसी ही कुछ प्रगतिशील माताओं ने अपनी बेटियों को बाहर के लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने की भी अनुमति देनी शुरू कर दी और कुछ ने तो उनको अकेले रहने की भी अनुमति देनी शुरू कर दी थी। कुछ ऐसी ही माताओं ने अपनी बेटियों को बाहर काम करने की भी इजाज़त देनी शुरू कर दी। उनकी बेटियों ने बैंकों में अपने खाते खोलने शुरू कर दिए और अपने पैसे भी बचाने शुरू कर दिए। ऐसी माताएं अपनी बेटियों की स्वतंत्रता की कीमत समझती थी। मोहिनी गंभीरता से बदलते समाज के बारे में और भी गहराई से सोचने लगी। वो अपने समाज के बारे में सोचने लगी जहां लड़की के 20 वर्ष की होते ही उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे लड़के से उसका संबंध जोड़ना चाहते हैं जिसको ना तो उनकी बेटी ने कभी देखा होता है और ना ही कभी उससे बातचीत की होती है। उसके समाज में लड़कियों को खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना और अपने पति का आदर करना इत्यादि सिखाया जाता है। मोहिनी सोचने लगी कि अगर उसके भाग्य में भी यही सब था तो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया ही क्यों था, उसको स्कूल और कॉलेज जाने की स्वतंत्रता क्यों दी थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके माँ बाप उससे उसकी शिक्षा, उसकी स्वतंत्रता, सभी कुछ वापस लेकर उसको एक सोने की चेन में लटका हुआ मंगलसूत्र देकर हिसाब किताब बराबर करना चाहते थे। वो सोचने लगी कि एक मंगलसूत्र को उसके समाज में इतना महत्व क्यों दिया जाता था। मोहिनी के दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे और वो सब प्रश्नों के उत्तर चाहती थी। वो अपने साथ से ही बड़बड़ाती है। पूरा जीवन मम्मी पापा मुझे कहते रहे थे कि अजनबियों से मत मिलो, अपरिचित लोगों से बात मत करो और पुरुष मित्र मत बनाओ, पर अब एक ऐसे मर्द से मेरा विवाह कर देना चाहते हैं जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर दे दी है मुझे देखने के लिए। मोहिनी सोचने लगी कि क्यों स्त्रियों से ये आशा की जाती है कि वे सारा जीवन अपने पति की सेवा ही करती रहेंगी, उसका खाना पकाकर उसको खिलाएंगी, उसके बर्तन धोएंगी, उसके कपड़े धोकर इस्त्री करेंगी। वो ये तो समझती थी कि पति का आदर करना चाहिए, परंतु क्या पति को भी इन्हीं सभी कामों में अपनी पत्नी का हाथ नहीं बटाना चाहिए। वो जितना सोचती जा रही थी उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्यों स्त्री को अपने पति को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना होता था। क्या वो दोनों एक साथ नहीं खा सकते थे। वो सोचती थी कि अगर पति पत्नी दोनों ही मिलकर हर काम में हाथ बटाएं तो जीवन सुखद होगा और दोनों के बीच और भी नजदीकियां होंगी। मोहिनी सोचने लगी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, मैं शायद अपने होने वाले पति से ज़्यादा ही कमाती हूँ, फिर क्यों मुझे ये सब स्त्री वाले काम अकेले ही करने होंगे और क्यों मुझे ही पति की सेवा करनी होगी। क्या मेरे पति मेरे कुछ काम नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है। मैं अभी तक तो अपनी कार से ही आती जाती हूँ
और अपनी तनख्वाह को जैसे चाहो खर्च कर सकूं, पर मुझे शादी के बाद तनख्वाह खर्च करने की भी अनुमति नहीं होगी। क्यों, आखिर क्यों? मोहिनी अपनी इन्हीं सोचों में डूबी थी कि उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारे पिताजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, एक बड़ी कंपनी में काम करता है। लेकिन माँ, मुझसे तो पूछ लिया होता, मैंने तो उस लड़के को देखा ही नहीं है। बेटी फोटो तो देख ली है ना, अब और क्या देखना है? मैंने तो तुम्हारे डैडी की फोटो भी नहीं देखी थी, शादी के बाद ही पहली बार इनको देखा था। तुम्हारे डैडी कह रहे थे कि लड़का बहुत ही सुंदर है, गोरा चिट्टा और खूब पढ़ा लिखा। लेकिन माँ, मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगी, तभी हाँ करूंगी। चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारे डैडी सुन लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अब तो उन्होंने हाँ कर दी है और वो लोग अगले ही हफ्ते की सगाई के लिए कह रहे हैं। अब जल्दी तैयारियां करो, आज हम बाजार चलेंगे और कपड़े गहने वगैरह खरीद लेंगे। माँ, कम से कम मुझे उस लड़के से मिलकर बात करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। मैंने हमेशा आप दोनों की सभी बातें मानी है, बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। आप मुझे ऐसे लड़के का मंगलसूत्र क्यों पहनाना चाहती हैं जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है? बेटी, ये तुम्हारे डैडी की इज्जत और उनकी जबान की बात है। उन्होंने भी तो तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया है। उनके लड़के ने तो नहीं कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है। गुस्से से बिफरती हुई मोहिनी सिर्फ इतना बोल सकी, नगद 20 लाख और 15 लाख के गहने और एक नई कार जो दे रहे हैं आप लोग, फिर पूरी उम्र के लिए एक कमाने वाली बहू मिलेगी जो घर का काम भी नौकरानी की तरह ही करेगी। माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटी बस बस, अब मत बोलो, तुम्हारे डैडी सुन लेंगे। तुम अपने बच्चों को भी वो स्वतंत्रता दे देना जो तुमको नहीं दे सके। बस ये तुम्हारे डैडी का आखिरी आदेश है, मान लो बेटी। माँ, ना तो मैं कर ही नहीं सकती, बचपन से ही तो मुझे सिर्फ हाँ ही कहना सिखाया गया है, अब कैसे ना कर सकती हूँ। पर इतना जरूर कहूँगी कि आप दोनों ने मेरे सपनों की हत्या कर दी है। मैं नहीं जानती कि उसका मंगलसूत्र पहनने के बाद मैं खुश रहूँगी भी या नहीं। जैसा आप समझे कर दीजिएगा। माँ ने बेटी का माथा चूम लिया और बाहर चली गई और मोहिनी बिस्तर पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि क्या वह मंगलसूत्र से एक वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही थी या फिर वह मंगलसूत्र उसके पाँव की बेड़ी हो जाने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। अफ्रीका में कहीं जेम्स से मेरी शादी होने से पहले जियो भी मेरा एकमात्र बॉयफ्रेंड था। हम दोनों, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, एक दूसरे के इतने करीब थे कि सभी लोग कहते थे कि हम दोनों शादी करेंगे। हम दोनों में बहुत गहरा भावनात्मक बंधन था। दोनों साथ साथ पढ़कर ही बड़े हुए थे। दोनों ही अकाउंटेंट हो गए थे। दोनों के व्यावसायिक संबंध भी थे। दोनों मिलकर बहुत से अकाउंटिंग सिखाने के कोर्स चलाते थे। वो जानता था कि मैं शुरू से ही कामकाजी औरत होना चाहती थी। मैंने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले एक कंपनी में काम किया था। शायद जेम्स से मेरी शादी में कोई दैविक हस्तक्षेप ही रहा होगा, क्योंकि उसी दौरान मैंने प्रभु जीसस क्राइस्ट के रास्ते को अपना लिया था और शायद वही मुझे उस रास्ते पर ले चले थे जो मेरे लिए सबसे अच्छा था। मैं आपको ये बताना तो भूल गई कि मैं नाइजीरिया में ही जन्मी और बड़ी हुई थी। एक दिन मैं एक बहुत बड़े से मॉल में कुछ खरीदारी कर रही थी। मैं उस समय पुरुषों के सामान बेचने वाले भाग में घूम रही थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। मेरे पति ने मुझे बाहर आकर उनसे मिलने को कहा। मैंने सोचा था कि मेरे पति उस समय अपने दफ्तर में थे, परंतु ऐसा नहीं था। मैं बाहर आई और मैंने देखा कि वो अपनी जीप के पास खड़े थे और मैंने देखा कि उनके पास उनके साथ मेरा प्यारा दोस्त जूड खड़ा था।
मैं शादी के 5 वर्षों के दौरान जूड से कभी नहीं मिली थी। जूड ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, मेरा पहला प्यार। मैं दौड़कर उसके गले से लग जाना चाहती थी। मैं उसकी मजबूत बाहों में कुछ समय के लिए खो जाना चाहती थी। मैं उसको अपने पति की जीप के पास खड़े देखकर खुशी से चिल्ला उठी, जूड। मैं अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। वो मेरे पास आया। मुझे गले से लगाने से पहले उसने मेरे पति की तरफ देखकर कहा, क्या मैं तुम्हारी पत्नी? मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे जूड, आओ आगे बढ़ो, मेरे पति ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुझे गले से तो लाओ। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लेकर ऊपर उठा दिया और एक पूरा चक्कर घुमा दिया। मैं खुशी से चिल्ला रही थी। उसने मुझे नीचे रख दिया। वो वास्तव में मुझे खुश करना जानता था। हमने एक दूसरे से हालचाल पूछा। मैं अपने पति के पास जाकर खड़ी हुई। मेरे पति ने हल्के से मेरे गाल को चूम लिया। मेरे पति ने कहा, जूड, मुझे मेरे दफ्तर के पास के बगीचे में मिला और उसने कहा कि ये तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमको ढूंढता ढूंढता इस मॉल तक आ गया और इसको भी ले आया। मैंने प्यार भरी आंखों से अपने पति को देखा और मेरे पति ने भी मुझे एक खूबसूरत मुस्कान दी। मैं जूड की तरफ मुड़ी। वह एकदम स्वस्थ और तरोताजा दिख रहा था। वो आर्थिक रूप से भी एकदम ठीक ठाक लग रहा था। जूड ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब विश्वव्यापी पर्ल्स एजेंसी का अकाउंटेंट जनरल हूं। मैं अब दुनिया भर में घूमता हूं। क्या? मैं खुशी से चिल्ला उठी। मैंने भी शादी से पहले पर्ल्स एजेंसी में काम करने के सपने देखे थे। मैंने उनको अपना बायोडाटा भी भेजा था, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ था। मेरे पति जेम्स ने मुझे कहा था कि मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल सके। 5 वर्ष बीत गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अचानक जूड ने कहा, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। हम उसको सीनियर अकाउंटेंट बनाएंगे। मैं तुम्हारा नंबर और एड्रेस खोजता रहा और आज अचानक मुझे तुम्हारे पति जेम्स मिल गए। मैं हैरानी से उसको देखने लगी कि क्या वो मुझे वो नौकरी देने वाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने पूछा, क्या तुम उस पद पर काम करना चाहोगी? तुमको दुनिया घूमने के भी बहुत से मौके मिलेंगे और तनख्वाह भी तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा होगी। मैंने मुड़कर अपने पति जेम्स की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने कहा, जेम्स, बुरा मत मानना, जूड ऐसे ही मजाक किया करता है। जूड ने कहा, मुझे सिर्फ एक फोन कर देना, सिर्फ तुम्हारे हाँ करने की देर है और नौकरी तुम्हारी हो जाएगी। मैं तो एकदम दंग हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने एक साइन किया हुआ खाली चेक रख दिया था और मुझे रकम भरने को कह रहा था। मुझे अपनी सपनों की मंजिल सामने दिख रही थी। मैं अपने पति जेम्स की तरफ ही देखती रही। मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया था। अचानक मेरे पति जेम्स ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी पत्नी को नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति के चेहरे को देखने लगी। वो एकदम गंभीर दिख रहे थे। अचानक जेम्स ने मेरी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी। जूड ने मेरे पति से कहा, मैंने तुम्हारे विचार नहीं मांगे थे जेम्स। तुम्हारे जैसे पुरुषों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो अपनी पत्नियों को कभी भी अपने से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी एमी एमराल्ड से पूछ रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, एमी, क्या तुमको यह नौकरी चाहिए? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि मेरे पति गुस्सा से जल रहे थे और उन्होंने जूड को भी अभी से अपना शत्रु मान लिया था। मैं सोचने लगी कि मेरे पति को क्या आपत्ति हो सकती। उनको तो मेरी प्रगति तक खुश होना चाहिए था। वो जानते थे कि मैं उस काम का सपना देख देख कर ही बड़ी हुई थी। मेरे पति ने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी कि वो नौकरी मुझे मिल जाए और अब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और वो फिर से मुस्कुरा दिए। उन्होंने जूड की तरफ भी देखा और फिर एक मुस्कान दी। फिर उन्होंने मुझे कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारा सम्मान भी करता हूं। यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरा उत्तर तो ना ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरे पति अपनी जीप में जाकर बैठ गए। मैं असमंजस में खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन इतना तो मैं जान ही गई थी कि वो बहुत ही गुस्से में थे। मैंने जूड की तरफ देखा तो पाया कि वो तो पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी। मैं भगवान से उत्तर मांगने लगी।
मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे रास्ता दिखाए। मैं धीमे से आंखें खोलकर मुड़ी और अपने पहले प्रेम, अपने भूतकाल और अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर जीप की तरफ चल दी जहां मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति जीप से बाहर कूद कर आए और मेरी तरफ दौड़ने लगे। जेम्स ने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया, एमी, तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे चुना। मैंने जूड से कहा था कि वो भले ही एमी के साथ बहुत वर्षों तक रहा था, परंतु एमी का दिल अब मेरे लिए धड़कता था, सिर्फ मेरे लिए। जूड ने मुझे चुनौती दी थी कि वो नौकरी का लालच दिखाकर एमी को मुझसे दूर ले जाएगा। उसने ये परीक्षा की योजना बनाई थी। मैं थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं तुम उसके लालच और बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी के कारण उसके साथ ही ना चली जाओ। मुझे तुम पर विश्वास था और मैंने ये टेस्ट की चुनौती स्वीकार ली। तुमने आज मुझे फिर से जीत लिया एमी, आई लव यू। मैं हैरान हो गई कि मेरे पति को कब से इतना बोलना आ गया था। मेरा चेहरा मेरे ही आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुका था। मेरे पति ने कहा, पॉल एजेंसी नाम की कोई विश्वव्यापी कंपनी नहीं है, वो सिर्फ मेरे और जूड के दिमाग की उपज थी। मैं भगवान का आभारी हूं कि तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया एमी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे चुना और नौकरी को ठुकरा दिया। मेरे पति ने इस बार मुझे अपनी बाहों में घेर लिया और ऊपर उठाकर घुमाने लगे, परंतु इस बार मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। मेरा दिल दुख गया था। मैंने वास्तव में उस परीक्षा को पास नहीं किया था। मैं तो जूड के साथ दुनिया घूमने के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही चुकी थी, परंतु भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं ग्लानि से भर चुकी थी क्योंकि मेरे पति को मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं नौकरी और जेम्स में से जेम्स को ही चुनूंगी, परंतु पहली बार पूछे जाने पर मैंने नौकरी को ही चुना था और खुश होकर चिल्लाई भी थी। मेरे पति ने मुझे नीचे उतार दिया। उन्होंने मेरे आंसुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो मुझे हाथ पकड़कर जीप की तरफ ले गए। उन्होंने जीप पर रखे हुए अपने ब्रीफकेस में से एक लिफाफा निकाला। उनके लिफाफे में से कुछ तस्वीरें नीचे गिर गई। उन्होंने तुरंत ही उन तस्वीरों को लिफाफा के नीचे छिपा लिया और एक लंबा सा सफेद कागज निकाला। मैं हैरान थी कि उस कागज में क्या था और वह तस्वीरों को क्यों छिपा रहे थे। मैंने उस कागज को देखा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, एमराल्ड इंडस्ट्रीज बिल्डिंग निर्माणाधीन। उन्होंने मुझे वो तस्वीरें दिखाई। वो उस निर्माणाधीन इमारत की तस्वीरें थी। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया, पर इस बार खुशी के आंसू से। ओ जेम्स, तुम इतने महीनों से छुप छुप कर मेरे लिए कंपनी बनवा रहे थे और मुझे मालूम ही नहीं चला। जेम्स ने मुझे चूमकर कहा, हाँ मेरी जान, अब तुम अपनी कंपनी की मालिक होगी, एमराल्ड इंडस्ट्रीज। तुम्हारी अपनी कंपनी में जहां सुंदर सुंदर गहने बनेंगे और बहुत से लोग काम करेंगे। तुम तो मेरी रानी हो और रानी नौकरियां नहीं किया करती है। मैं जेम्स से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। ओ जेम्स, मैं कितनी पागल थी। तुम 5 वर्षों से मेरे लिए कंपनी बनवा रहे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। जेम्स ने मुझे जीप में मुझे अपने साथ बिठाया और मेरे गाल को चूमकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं तो जैसे पंख लगाकर उड़ रही थी। अफ्रीका में नाइजीरिया का वो क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। दिल अभी भी दुखता है। प्यारे रमेश, ये चिट्ठी मैं अखबार में इसलिए प्रकाशित करवा रही हूँ ताकि मेरे जैसी और लड़कियां मुझसे सबक लें और तुम्हारे जैसे धूर्त लोगों के जाल में ना फंसे। हिम्मत करना और चिट्ठी को पूरा पढ़ना। जब हम पहली बार मिले थे, दिन बहुत ही खूबसूरत थे। देर रात तक बातें करना, तुम्हारा अपनी मधुर आवाज़ में गाना, एक दूसरे को मैसेज भेजना और सबसे ऊपर हमारा प्यार जो हर दिन बढ़ता चला जा रहा था। कितनी छोटी छोटी बातों से हमारा प्रेम शुरू हुआ था और फिर वह छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी चीज़ें ही
कितनी महत्वपूर्ण होती चली गई थी, विशेष होती चली गई थी, और फिर कैसे हमारे संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए दिल्ली चली गई थी। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन तुमने मुझे कहा था, मैं अब दुबई जा रहा हूँ काम करने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए। मैं वापस आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। मेरे लिए तो दिल्ली ही अभी बिल्कुल नया नया सा था और तुम दुबई जाने की बात कर रहे थे। मैं तो बहुत ही निराश हो गई थी और मेरा दिल भारी हो गया था। मैंने तुमको मुस्कुरा कर विदा किया था। 1 महीने के बाद तुमने मैसेज भेजने या फ़ोन करने बंद कर दिए थे। मैं तो बहुत ही भयभीत होने लगी थी और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करने लगी थी। मुझे सच नहीं मालूम था कि तुमने फ़ोन करना क्यों बंद कर दिया था। एक दिन मुझे याद आया कि तुम्हारी ईमेल का पासवर्ड मेरे पास था। मैंने तुम्हारी ईमेल खोलकर देखी तो मेरा दिल खंडित हो गया। मैंने देखा कि तुमने एक होटल में एक कमरा बुक करवाया था। वो होटल दिल्ली में ही था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठने लगे। मैंने उस होटल में फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने तुम्हारा एड्रेस मांगा। मैंने उस होटल में जाकर मैनेजर से पूछा, क्या 2 दिन पहले रमेश नाम का कोई व्यक्ति आपके होटल में आया था? मैं उनकी दोस्त हूँ। उसका फ़ोन नंबर मुझसे खो गया है और उसका एड्रेस भी नहीं है। शायद वो यहाँ इस होटल में एक औरत के साथ आए थे। ज़रा देखकर बता दीजिए। मैनेजर ने मेरी तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, जी हाँ, वो आए तो थे और एक रात यहीं रुके थे। मेरा दिल और भी दुखी हो गया। मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। मैनेजर ने मुझे नया फ़ोन नंबर दे दिया और मैं होटल से बाहर निकल गई। मैंने तुमको फ़ोन करके कहा, रमेश, मैं अंचल बोल रही हूँ। तुमने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। मैंने एक बार फिर से फ़ोन घुमाया लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर ऑटो रिक्शा वाले का फ़ोन लिया और तुम्हारा नंबर फिर से घुमा दिया। मैंने बहुत ही गुस्से से कहा, फ़ोन काटने की हिम्मत मत करना रमेश। मैं तुमको अभी ही मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? तुम जहाँ भी हो, मैं तुमको मिलने आ रही हूँ। तुम मिलने को तैयार हो गए। 2 घंटे की यात्रा के बाद मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुँच गई, जहाँ तुमने मुझको बुलाया था। तुम ऐसे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ झूठ सच सुनना चाहती थी, परंतु तुमने मुझसे कहा, अंचल, तुमको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? मैंने गुस्से से कहा, तुमको ये चिंता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? तुम उस लड़की के साथ होटल में क्या कर रहे थे? तुम होटल में क्यों रुके? तुम घर क्यों नहीं आए? तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं? तुमने झूठ क्यों बोला? और इतना सब होने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर कैसे मिला? रमेश ने कहा, अंचल, हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, परंतु मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारे शब्दों को सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे जीते जी मार रहा था और मेरे लिए सांस लेना भी कठिन होता जा रहा था। तुम फिर बोले थे, हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मैं चुप रही और तुमको वहीं छोड़कर वापस चल दी। मैं वापस अपने फ्लैट पर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं अकेली उस नए शहर दिल्ली में क्या करूँगी। फिर 1 महीने के बाद तुमने एक मैसेज भेजा कि तुम मुझे प्रेम करते थे और मेरा आदर करते थे। तुम फिर से मुझसे मिलना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मुझे याद है कि कितने बड़े बड़े वादे किए थे तुमने, कितनी कस्में खाई थी, कैसे मुझे विश्वास दिलाकर दिल्ली लाए थे और फिर दुबई बुलाने का वादा करके चले गए थे। तुम्हारी जादुई आवाज़ में मैं उन दिनों खो सी जाती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा अन्याय हो सकता था। आखिर देर रात दिल्ली छोड़ने से पहले और बम्बई के लिए गाड़ी पर चढ़ने से पहले मैंने तुमको एक आखिरी मैसेज भेज दिया, रमेश, मैं अभी भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन दिल अभी भी दुखता है। मैं अपने घर पर झूठ बोलकर दिल्ली गई थी। मैंने उनको कहा था कि मुझे दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, परंतु वास्तव में मैं रमेश के साथ मुंबई से भागकर दिल्ली गई थी। 3 महीनों के बाद जब मैं घर वापस आई तो किसी ने कुछ भी शंका नहीं की। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने अपने छोटे भाई और छोटी बहन के लिए उपहार खरीद लिए थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा, बेटी, तुमने 3 महीनों से फ़ोन भी नहीं किया, सब ठीक तो है ना? कैसी है तुम्हारी नई नौकरी? बेटा, हमको तो बहुत चिंता हो रही थी।
मैं मम्मी डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। मैं वो नौकरी छोड़ आई हूँ। मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। अब मैं यहीं मुंबई में नौकरी खोज लूँगी और आपके साथ ही रहूँगी। मम्मी पापा की आंखों में अचानक खुशी की चमक आ गई। पापा ने कहा, बेटा तो क्या मैं लड़के वालों को हाँ कर दूँ? वो लोग तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पापा मैं शादी करने को तैयार हूँ। सब आपकी इच्छा अनुसार ही होगा, जैसा आप ठीक समझे करें। मेरे मम्मी पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया, पर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि मेरा दिल अभी भी दुखी रहा था। अब इस सब को पढ़ने के बाद अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है रमेश, तो सिर्फ एक माफ़ी का मैसेज कर देना। वैसे तो अब मैं शादीशुदा हूँ, परंतु मैं यह चिट्ठी अपने पति की अनुमति से ही प्रकाशित करवा रही हूँ। तुमको भी मालूम चल सके कि बहुत से मर्द इस दुनिया में देवता भी हैं, तुम्हारी तरह धूर्त नहीं। आगे से कभी भी कोई संपर्क बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम औरत के प्रतिशोध का एक नया रूप ही देख लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा, हिजड़े तुमसे अच्छे हैं। शादीशुदा मेघना एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी 2 बेटियां थी। मेघना के समाज में लड़कियों को हमेशा ही परिवार पर बोझ माना जाता है, यहां तक के शिक्षित परिवारों में भी। मेघना की माँ और सास दोनों ही चाहती थी कि मेघना एक बेटे को जन्म दे। सास और माँ की जिद के कारण मेघना तीसरी बार गर्भवती हुई। भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इस बार मेघना ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 3 दिन के बाद नई जन्मी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए कुछ हिजड़े उनके घर पर आ गए। मेघना के परिवार के सभी सदस्य उदास थे क्योंकि मेघना ने फिर से एक बेटी को जन्म दे दिया था। हिजड़ों ने तो आते ही नाचना और गाना शुरू कर दिया। समाज में ज्यादातर लोग हिजड़ों को अपने से दूर ही रखते थे और उनको कुछ पैसे इत्यादि देकर दूर भगा देते थे, जैसे कि हिजड़े इंसान ही ना हो। वो लोग भूल जाते थे कि हिजड़ों को भी भगवान ने ही जन्म दिया था। उस दिन मेघना के घर में आए हुए हिजड़ों के मुखिया का नाम दुर्गा था। वो और अन्य हिजड़े तो नए बच्चे को आशीर्वाद देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की आशा से आए थे, परंतु उन्होंने देखा कि घर में तो सभी लोग उदास बैठे थे। दुर्गा का दिल दुखी हो गया जब उसने देखा कि मेघना अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी और उसकी सास उसको गंदी गंदी गालियां दे रही थी। गुस्से में वो बोले ही चली जा रही थी, तुझे तो कोई श्राप ही लगा हुआ है, एक और बोझ को जन्म दे दिया तूने, कुलच्छनी है तू, तभी तो बेटा नहीं होता है तेरा। घर का कोई भी सदस्य मेघना की सास को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। बेचारी मेघना आंखों में आंसू लिए बस सर नीचे किए बैठी थी और अपनी बच्ची को निहार रही थी। हिजड़ों के मुखिया दुर्गा से यह सब सहन नहीं हुआ। वो जोर से बोली, कितने गंदे लोग हैं आप सब, तुमसे तो अच्छे हम हिजड़े ही हैं जो इंसान को इंसान तो समझते हैं। तुम तो एक औरत हो, इस लड़की की सास हो, और तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है, शर्म आती है तुमको औरत कहते हुए। तुम्हारी जैसी सास से तो मैं कोई उपहार भी ना दूं, तुमसे तो मेरे जैसे हिजड़ा भी एक पैसा लेना नहीं चाहेगा। हम आए तो थे तुम्हारी पोती को आशीर्वाद देने और खुशी खुशी कुछ पैसे और उपहार लेने, पर मैंने देख लिया है कि तुम तो इंसान भी नहीं हो, इतनी छोटी सी बच्ची को बोझ कह रही हो और बच्चे की माँ को गालियां दे रही हो। लानत है तुम पर।
मेरा काम तो आशीर्वाद देना ही है, पर मैं तुम्हारी इस पोती को भी आशीर्वाद ही दूंगी। कहते हैं कि हिजड़ों का श्राप बहुत पक्का होता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे किसी भी बेटे या बेटी का बेटा नहीं होगा। बेटा हो गया तो तुम इन बेटियों को तो जानवर की तरह से ही रखोगी अपने घर में। दुर्गा और अन्य सभी हिजड़ों ने जल्दी से पास की दुकान पर जाकर खिलौने, दूध का डिब्बा, कुछ मिठाइयाँ और कुछ और खाने की चीज़ें लाकर मेघना की झोली में डाल दी। सभी हिजड़ों ने मिलकर मेघना की तीसरी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिए। हिजड़ों के इस मानवता को देखकर मेघना की माँ का मन पसीज गया और वो रोने लगी। हिजड़ों की मुखिया दुर्गा ने उस बुढ़िया की आंखें खोल दी थी। मेघना की माँ और उसकी सास दोनों ही सर नीचे किए बैठी थी। उस समय उनको दुर्गा शायद दुर्गा माँ की तरह ही दिख रही थी। मेघना की माँ ने हाथ जोड़कर सबसे सामने मेघना से माफ़ी मांग ली और उसकी बच्ची को गोदी में लेकर प्यार करने लगी। मेघना की सास ने तुरंत ही 1000 का नोट निकालकर बच्ची के ऊपर से वार कर एक हिजड़े को दे दिया। उसने हाथ जोड़कर दुर्गा से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। हिजड़ों ने उस दिन खूब देर तक नाच और खूब गाकर खूब धमाल मचाया। जब वो जाने लगे, मेघना की सास ने 5 साड़ियाँ, 5000 रुपये और 5 डिब्बे मिठाइयाँ उन हिजड़ों को दी और खुशी खुशी उनको विदा किया। मेघना ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले से लगा लिया। मेघना के पति कुछ ही दिनों बाद उसको अस्पताल ले गए, जहां उसका ऑपरेशन हुआ ताकि आगे कोई बच्चा ना हो। वो दोनों ही अब अपनी तीनों बेटियों को खूब अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मेघना की तीसरी बेटी ने कम से कम एक परिवार के कुछ लोगों को तो इंसान बना ही दिया था। मित्रों, हमारे समाज की कितनी बड़ी विडंबना है कि औरत ही औरत का तिरस्कार करती है। सास हमेशा ये आशा करती है कि उसकी बहू और उसकी बेटी बेटों को ही जन्म दे। ऐसा लगता है कि एक उम्र को पार कर लेने के बाद लोग इंसान को इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। लड़कियां तो लड़कों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वही तो बच्चों को 9-9 महीने तक अपने गर्भ में रखती हैं। हमारे रूढ़िवादी समाज में अपने वंश को बढ़ाने के चक्कर में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु सभी ये भूल जाते हैं कि बिना औरत के वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है और दोनों ही एक सा काम कर सकते हैं, परंतु जब पुराने रिवाजों और अंधविश्वासों की बात आती है तो हमको कुछ कर्म कांडों को करने के लिए सिर्फ बेटा ही चाहिए होता है। मित्रों, बदल डालिए ये सब और औरतों को भी वो सब धार्मिक काम करने दीजिए जिनको आज तक सिर्फ पुरुष ही करते आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।